जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं और जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम आपको पता है, जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर है ये। काफी सेशंस अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति या दो से अधिक जीन की वंशागति, बहु प्रभाविता, ये सब कुछ अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज के सेशन में उसी के आगे अपन स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक होगा आज का वो है उत्परिवर्तन और आनुवांशिक विकार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण जिसे अपन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन जो है छोटा सा टॉपिक है, इस चैप्टर में भी आप पढ़ोगे पांचवें में, और जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा छठा उसके अंदर भी आप इसे डिस्कस करोगे। यहाँ तो शॉर्ट में बता रखा है। आनुवांशिक विकार सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर से 4 प्रश्न पूछा जाएगा तो एक तो कंफर्म है ही है कि इसी टॉपिक से पूछा जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म। ठीक है, और रही बात पेडिग्री एनालिसिस की, तो आज से 5 से 6 साल पहले का जो पैटर्न था नीट का या पीएमटी का, उसमें यहां से कैलकुलेटिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे। गणना करने वाले मैथ्स पे आधारित जो प्रश्न थे वो पूछे जाते थे। इसीलिए ये जो टॉपिक था स्टूडेंट को काफी हार्ड ये लगता था। लेकिन अब जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहां पर सीधा थ्योरी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किससे? थ्योरी से। आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने समझाया ही नहीं है कि कैसे अपन सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। ठीक है, तो वैसे तो मैंने पेडिग्री एनालिसिस का अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, बाहर से डिटेल से समझाने के लिए। अगर आप पिछले 10 साल के प्रश्न करते हो तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस वीडियो को आप देखते हो तो। यहां पर अपन जो है एनसीईआरटी वाला पार्ट ही देखेंगे। ठीक है, उसको मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जो पेडिग्री एनालिसिस का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसका। ठीक है, तो वो आप वहां पर देख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो सेशन को पूरा देखना है आपको, एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, पैसे नहीं लगेंगे। डाउट की पिक्चर भेजनी हो, टेस्ट पेपर, मॉड्यूल, एनसीईआरटी, तो इंस्टाग्राम पर इस आईडी से आप मुझे सर्च कीजिएगा, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा और आप डाउट की पिक्चर मैं इसको भेज सकते हो, डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है उत्परिवर्तन, या जिसे अपन कहते हैं म्यूटेशन। उत्परिवर्तन होता है अचानक होने वाला परिवर्तन। तो अचानक होने वाला परिवर्तन किसके अंदर होगा? जो डीएनए है उसके अंदर, जो आरएनए उसके अंदर, या जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके अंदर। डीएनए आरएनए की बात करें तो नाइट्रोजन क्षारक इसके अंदर होता है ए टी सी जी, और वहां पर होता है यू। तो अगर इनका जो सीक्वेंस है, जो क्षारक क्रम है, जो क्षारक क्रम, उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो होता है उत्परिवर्तन। अलग अलग कारणों से ये हो सकता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देता है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। बोले साहब जीनोटाइप में तो यहाँ पर परिवर्तन आ ही रहा है, लेकिन फिनोटाइप में कैसे आएगा? तो जीव जो जीन है वही तो रेगुलेट कर रहा है लक्षण प्रारूप को। अगर उसमें परिवर्तन कर देंगे तो फिर परिवर्तन हो गई। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया जो डीएनए में विविधता लाती है। तो आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया डीएनए में विविधता लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? तो पुनर्योगज तो आपके पास से ही है, जिसके अंदर क्या होता है, एक डीएनए के साथ में कोई बाहरी डीएनए को अपन जोड़ते हैं, वांछित डीएनए को जोड़ते हैं, और इसे अपन डिटेल से पढ़ते हैं 11th और 12th चैप्टर में। बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी के अंदर पूरा डिटेल से इसे अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों ध्यान में रखना है, एक तो उत्परिवर्तन और दूसरा पुनर्योजन जो है वो क्या करता है, डीएनए में चेंजेस लाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अति कुंडलित रूप से एक डीएनए का कुंडल विद्यमान होता है। बिल्कुल पढ़ेंगे, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह आएगा उसके अंदर। अतएव डीएनए की कमी या बढ़न, ठीक है, मतलब डीएनए की जो बात कर रहे हैं उसका आपने या तो यहां से इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है, नाइट्रोजन क्षारक वगैरह, या इसमें से कुछ हटा दिया। तो या तो जोड़ना है या हटाना है। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या होता है, बदलाव ला देते हैं, क्योंकि जीन क्रोमोसोम में ही स्थित मानी जाती है। इसीलिए क्रोमोसोम के रूपांतर असामान्य तो तथा विपथनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमीय विपथन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखने को मिलते हैं, जहां पर अनकंट्रोल डिवीजन होता है कोशिकाओं का। जो एक कोशिका है उसमें क्या होता है, कैंसर में अनकंट्रोल, मतलब जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोशिकाओं की संख्या यहाँ पर हजारों लाखों में हो जाएगी, और वही क्या बनाएगी, गांठ या ट्यूमर वो बनाएगी। अब यहां बात कर रहा है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट इसने लिखे हैं, तो
बाकी अगले चैप्टर में डिटेल से बता रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। एकल क्षार, जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, ये कोई सीक्वेंस अपने पास है टी सी जी जी सी। अब यहाँ इस सी की जगह में यहाँ पर ला देता हूं जी, और यहाँ वापस सेम ही है। तो यहाँ एक क्षार में अपन ने क्या किया, परिवर्तन किया। तो एक क्षार में अगर परिवर्तन हो रहा तो इसे अपन बोलते हैं एक पॉइंट पे हुआ, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, या हिंदी में इसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। एक बिंदु पे ही क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके उदाहरण की बात करें तो दांत्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, मतलब जो आपके पास आरबीसी है नॉर्मली तो क्या होती है, डिस्क शेप में होती है, लेकिन अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो वो सिकल जैसे हो जाते हैं। सिकल का मतलब हंसी आकार, वो यहाँ पर हो जाती है उसका शेप। और आएगा डिटेल से अगले चैप्टर में इसका। डीएनए के क्षार युग्मकों के बढ़ने घटने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब आप समझ रहे हो, यहां पर अपन ने पहले बात की थी कि केवल एक पॉइंट में ही क्या हुआ है, यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, पहला केस है। लेकिन अब इसी केस को, ये पहला हो गया था, और इसी केस को मैं दूसरे में लूं तो ए, और इन दोनों को मैं अगर मैं चेंज कर दूं, टी टी की जगह मैं ले लेता हूं वापस ए, और सी की जगह मैं ले लेता हूं वापस ए, तो यहाँ क्या हुआ, दो जगह यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, जी जी सी। तो ये आपके पास क्या हुआ, एक फ्रेम जो है वो पूरी शिफ्ट हुई है यहाँ से। ठीक है, क्या हुई, पूरी फ्रेम जो है यहाँ से शिफ्ट हुई, इसीलिए अपन इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। अगले अध्याय में वर्णित कर रखा है। तो एक पॉइंट पे हो रहा तो वो पॉइंट म्यूटेशन है, और एक से अधिक या क्षार युग्म जिससे अपन कहते हैं उसे अपन कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा विषय परास के बाहर है, तो यहाँ पर अपन नहीं कर सकते। उत्परिवर्तन का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है, इन्हें उत्परिवर्ती जन या म्यूटाजन कहते हैं। जो रेस्पॉन्सिबल है उत्परिवर्तन के लिए, ऐसे कारक उसे अपन कहते हैं म्यूटाजन या उत्परिवर्तजन। ठीक है, जैसे पराबैंगनी विकिरण जीवों में उत्परिवर्तन पैदा करता है, और ये क्या है, उत्परिवर्ती जन ही है, पराबैंगनी विकिरण जो है वो। ऐसे बहुत सारे आते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है आनुवांशिक विकार, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले जो विकार है उसे अपन कहते हैं आनुवांशिक विकार। और इसका अध्ययन जो करने की जो मोस्ट कॉमन आपके पास विधि है वो वंशावली विश्लेषण है, पेडिग्री एनालिसिस इसे अपन कहते हैं। तो मानव समाज में वंशागत विकारों की बात पुराने समय से चली आ रही है। ठीक है, इसका आधार था कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंशबद्ध रहने की अवधारणा। तो पहले मनुष्य को पता नहीं था कि एक्चुअल में है क्या, तो उन्होंने देखा कि कुछ परिवार में जो उसके दादा में बीमारी थी वो उसके पिता में, पिता से बेटे, बेटे से पोते, पोते से फिर परपोते में ऐसे चलती जा रही थी, जो विशेष लक्षण जो है वो वहां पर दिख रहे थे। तो मेंडल के कार्य की पुनः खोज के बाद मानव की लक्षण प्रतिरूपों की वंशागति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई। यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों में किए गए तुलनार्थ संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि एक तो इसका जीवन काल ज्यादा है। ठीक है, अपन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो बाकी छोटे छोटे पौधे और जो जीव है, जैसे ड्रोसोफिला था, मटर था, एक साल में बहुत सारी यहाँ पर अपन संतति पैदा कर सकते थे और इसका इस विश्लेषण अपन कर सकते थे, लेकिन मनुष्य में ऐसा पॉसिबल नहीं था। जो कर रहा है, जैसे मेरे ऊपर कर रहा है, जो करने वाला, मैं बड़ा हो रहा हूं तब तक तो वो खुद ही निपट जाएगा। ठीक है, इसीलिए यही विकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। मतलब दादा, पिता, पोता, बेटा जो भी है, कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण अपन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष या फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, विश्लेषण किया जाता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में। ये दादा, पिता, बेटा, पोता, तो इसके अंदर जो विलक्षण दिख रहे हैं वो इसके अंदर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, इसके अंदर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो अगर सब में सेम है तो वो क्या हो चुका है, वो आपके पास वंश वृक्ष कहलाएगा, और वो पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण कहलाएगा। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, अपसामान्यता का रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को 5.14 चित्र में दिखाया गया है। तो ये चित्र भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ऐसा अगर बॉक्स मिलता है आपको वर्गाकार तो वो है नर, अगर गोला मिलता है तो वो है मादा। ठीक है, लेकिन ये वर्ग को अपन ने क्या कर दिया, घुमा दिया, टिल्ट कर दिया 45 डिग्री पे, तो ये जो है सेक्स का उल्लेख नहीं है, अपन को नहीं पता कि वो नर है या मादा है। उसके बाद में जो आपके पास तीनों प्रकार के अपन ने देखे थे, अगर वो डार्क कलर है वहां पर, ठीक है, तो वो क्या है, प्रभावित है, वो अफेक्टेड है, वो प्रभावित है, उसमें कोई ना कोई बीमारी है वहां पर।
अगर इन दोनों को अपन जोड़ते हैं नर और मादा, ये मादा और नर को इस लाइन से जोड़ते हैं तो उसका मतलब हो रहा है वहां पर इंटरकोर्स, मैथुन की प्रक्रिया हो रही है। अगर दो लाइन वहां पर आई है तो इसका मतलब क्या है, रिश्तेदारों के बीच में मैथुन हुआ, सम रक्त मैथुन। ठीक है, सम रक्त का मतलब आपको समझ में आता है, जो उनका जो पीढ़ी कहीं ना कहीं पर सेम होती ही होगी, वो आपके पास जैसे इस प्रकार से। ठीक है, ये था, फिर इसका इस प्रकार से, फिर इसका इस प्रकार से। तो हो सकता है कि इनका और इनका यहाँ पर क्या हो, इंटरकोर्स यहाँ पर हुआ, तो इनका समरक्त अपन कहेंगे क्योंकि एक ही उनका जो पूर्वज है वो एक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो जनक जो है ऊपर और संतति नीचे, ये ऊपर जो बता रखे हैं वो क्या है, जनक है, नीचे संतति बता रखा है। उसको आपको पढ़ना कैसे है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट की ओर आपको यहाँ पर चलना है पढ़ने के लिए। ये पहले ये पुत्री हुई और यहाँ पर उसके बाद में क्या हुआ, पुत्र यहाँ पर हुआ है। उसके बाद में ये सामान्य है क्योंकि इनके अंदर ये डार्क नहीं है, लेकिन यहाँ इसकी प्रोजनी जो है वो क्या डार्क है, तो इसका मतलब ये प्रभावित है। और नर है या मादा है समझ में आ सकता है, जो वर्गाकार है वो क्या है, नर है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास लिखा है ये इस प्रकार का जो बॉक्स जो है, ये तो आपके पास पहले अपन ने डिस्कस किया था कि इसमें लिंग का उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर इसमें ऐसा लिखा है तो 5 प्रभावहीन संतति है ये। कितनी, 5, ऐसा 3 भी लिखा सकता है, 2 भी लिखा सकता है, तो ये क्या प्रभावहीन संतति है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जहां आपको जो सिंबल बता रखे प्रत्येक जो बता रखे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित होता है। डीएनए ही आनुवांशिक सूचना का वाहक है और ये बिना किसी परिवर्तन के एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता जाता है। अगर उस परिवर्तन नहीं हुआ है तो, ठीक है, जो परिवर्तन नहीं हुआ तो वो बिना चेंजेस के ही जाता रहेगा। लेकिन हाँ, यदा कदा परिवर्तन या रूपांतरण भी होते रहते हैं। इस परिवार के परिवर्तन या रूपांतरण को उत्परिवर्तन कहते हैं, पहले डिस्कस कर लिया है। मानव में ऐसे कई विकार पाए गए हैं जिनका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन रूपांतरण से जोड़ा जा सकता है। इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है मेंडलीय विकार, मेंडलीय डिसऑर्डर जिसे अपन कहते हैं। मोटे तौर पर विकारों को 2 श्रेणी में बांटा गया। एक तो आपके पास मेंडलीय विकार जो मेंडल के हिसाब से चला था, और दूसरा क्रोमोसोमीय विकार जो गुणसूत्र पर होने वाले विकार है, गुणसूत्रों की संख्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा गया, 3 प्रकार के विकार अभी अपन डिस्कस कर लें। मेंडलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। मेंडलीय विकार में क्या था, या तो जो जीन है उसमें रूपांतरण हुआ या उत्परिवर्तन हुआ है, और उसी से जो है निर्धारित हो जाएगा कि इसमें इस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं, इस प्रकार का विकार है। जबकि क्रोमोसोमी में पूरा क्रोमोसोम ही हट सकता है, पूरा क्रोमोसोम ही जुड़ सकता है, तो वो आ जाएगा क्रोमोसोमी विकार। आ रही वास्तव में, तो मेंडलीय में क्या था, एकल जीन में ही परिवर्तन होगा सा। ये विकार उसी विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। इस प्रकार के वंश मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। एग्जाम्पल जो दे रखे हैं महत्वपूर्ण है, कभी भी प्रश्न देके पूछ लेगा निम्न में से कौन सा मेंडलीय विकार का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण बात करें, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दांत्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वर्ण को नहीं पहचान पाते हैं, फिनाइल ब्यूटान्यूरिया, थैलेसेमिया जो है, ये क्या है, सारे के सारे मेंडलीय विकार हैं। अभी इनको यहाँ से डिटेल से अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल नाम ही यहाँ पर लिए गए हैं। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि ये मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। प्रभावी है तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना विलक्षण दिखाएंगे। ये आपके पास दादा था, ये उसका बेटा, ये उसका बेटा। प्रभावी है कोई लक्षण तो इसके अंदर जो होगा, इसके जो भी सिम्टम्स है वो दिखेंगे। लेकिन अप्रभावी, मान लो ये कोई इसके अंदर अप्रभावी, तो यहाँ अभिलक्षण नहीं दिखेंगे। हो सकता है कि अगली पीढ़ी में वो दिख जाए। ठीक है, जैसा कि हीमोफीलिया में होता है। ये लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है, मतलब जो लिंग का निर्धारित करने वाले क्रोमोसोम उस पर भी हो सकता है। यह सुस्पष्ट है कि एक्स लग्न प्रभावी लक्षण वाहक मादा कैरियर मदर से नर को प्राप्त होता है। एक्स लग्न प्रभावी, और एक्स किसके अंदर होता है, मादा में ही होता है। एक्स से जुड़ा हुआ जो प्रभावी लक्षण है वो वाहक मादा, मतलब उसके अंदर लक्षण दिखेंगे नहीं। अगर जहां पर भी लिखा है वाहक मादा, उसका मतलब ये है कि उस मादा में अभिलक्षण नहीं दिखेंगे बीमारी से संबंधित, लेकिन वो बीमारी को लेके तो जाए। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, वो प्रभावी, तो वहां से नर में प्राप्त हो जाता है। इस वंशावली को चित्र में बता रखा है जिसमें प्रभावी और अप्रभावी अभिलक्षण दिखाए गए। अपने अध्यापक से चर्चा कर लिंग और लिंग क्रोमोसोम से लग्न लक्षणों वाली वंशावली बनाइए। आप तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर देखेंगे आप, ये एज इट इज प्रश्न पूछा गया है। जो दोनों चित्र है एज इट इज प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
आ रही बात समझ में? तो जैसे इसके अंदर सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, मादा जो है ये क्या है, यहाँ पर मतलब इसके अंदर बीमारी है क्योंकि डार्क है, प्रभावित है। ये जो है ए प्रभावी है यहाँ पर। इन दोनों में क्या, दोनों ही ए प्रभावी, लेकिन आप इसकी जो आगे पीढ़ी देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रभावी आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, मतलब यहाँ रोग वाला आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये दोनों ही इसके अंदर क्या हो रहा है, रोगी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ रोग आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरे वाले केस में आपके पास क्या था, ये जो है ए प्रभावी है। क्या है, ए प्रभावी है, लेकिन ए प्रभावी है लेकिन ये क्या है, वाहक है। क्या है, वाहक है ये। ठीक है, जैसे लिखा ए लिंगी क्रोमोसोम पर ए प्रभावी विशेषक जैसे दांत कोशिका ए रक्तता सिकल सेल एनीमिया। आ रही बात समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है, सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, इसमें ये मादा प्रभावित है। आप याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि पूरा डिटेल से यहाँ समझाना संभव नहीं है, कैरियर कौन सा है या आपके पास वो जो बीमारी वाला है ग्रसित कौन सा है, ये अपन नहीं बता सकते इस प्रकार का एनसीईआरटी के हिसाब से। अलग से सेशन में मैंने आपको बता रखा है, आपको मिल जाएगा। तो इस चित्र को केवल आपको याद अबेर के लिए रखना है। पहले वाले चित्र में आप देखेंगे मादा प्रभावित है, उसके बाद में नर, मादा और मादा। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे, वैसे इसको आप देखेंगे तो 3 मादा है और एक नर जो है वो प्रभावित है, उसमें 2 नर प्रभावित और 1 मादा प्रभावित है। फिर से मैं कह रहा हूं आपको, मैं केवल इस चित्र को याद रख पाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा 1 घंटा चाहिए अलग से विद एग्जाम्पल। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना। पहला जो है ए लिंगी है, क्रोमोसोम पर प्रभावी विशेषक है, देख सकते हो आप, जैसा लिखा है मायोटोनिक दुष्ट पोषण या डिस्ट्रोफी जिसे कहते हैं। और दूसरा जो लिखा है ये ए प्रभावी है, दोनों ही ए लेंगे लेकिन ये कौन सा है, ए प्रभावी है। और पहला वाला कौन सा है, प्रभावी है। आपको एज इट इज मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, और फिर भी अगर वो वीडियो नहीं मिलता था तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डिटेल से आपको समझा दूंगा जो एनसीईआरटी से बाहर का है, क्योंकि अभी मेरा उद्देश्य एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक शब्द को क्लियर करवाना। उसके बाद में आता है हीमोफीलिया, जो एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। ये क्या है, लिंग सहलग्न रोग है, मतलब जो भी क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करते हैं उसके साथ में जुड़ा रहता है जो भी जीन वगैरह। इसमें प्रभाव रहित वाहक नारी, प्रभाव रहित वाहक नारी का मतलब क्या है, नारी होती है एक्स एक्स। ठीक है, प्रभाव रहित है मतलब वाहक को अपन सी से लिखते हैं, कैरियर से, जो लेके जाती है। ठीक है, इस प्रकार का आपको बुक्स में मिल जाएगा। उसका जो है नर संतति को रोग का संचार होता है, ये यहां से क्या है, ये वाहक है। मान लीजिए ये नर था इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का नर था। तो अगर ये नॉर्मल नर है, मान लीजिए इस प्रकार को, ये नॉर्मल नर है, एक्स नॉट अपन लिख देते हैं। अब यहां पर इसका एक्स सी एक्स से अपन क्रॉस करवाते हैं, तो अगर वापस नर बनता है तो एक्स सी वाई आता है, और ये एक्स सी वाई जो आएगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, इस रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन क्या होता है, प्रभावित यहां पर होता है। ये एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे प्रोटीन आता है, आपने सुना होगा फाइब्रिन, फाइब्रोइन वगैरह। ठीक है, तो जो 11th क्लास के एनसीईआरटी के 18वें चैप्टर में पूरी प्रोसेस आपको दे रखी है। विषम युग्मजी नारी या वाहक से ये रोग पुत्रों में जाता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये वाहक विषम युग्मजी, सम युग्मजी में तो आता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाला एग्जांपल है विषम युग्मजी का। अगर इसको अपन किससे क्रॉस करवा रहे हैं, नर से क्रॉस करवा रहे हैं, तो एक्स सी वाई बनेगा, जो इसका पुत्र होगा वो क्या होगा, प्रभावी जो है रोग जनित होगा। जबकि माता की बात करें तो वो रोगग्रस्त होने की उसकी संभावना कम होती है, क्योंकि वापस से एक्स सी एक्स आ जाएगा और एक्स एक्स आ जाएगा, तो संभावना यहाँ पर क्या कम है। क्योंकि इस प्रकार की नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रसित होना जरूरी है। कि माता वाहक होना जरूरी है और पिता क्या होना चाहिए, हीमोफीलिया से ग्रसित होना जरूरी है, तभी तो ये एक्स सी और एक्स सी बन जाएगा। ये क्या होगा, रोगग्रस्त होगी जो मादा होगी वो। इस प्रकार से इसको समझते हैं अपन, है ना? ठीक है, ठीक है। जो अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाता, महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोग की क्या थी, वाहक थी। उसके बाद में आता है वर्णांधता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस अपन कहते हैं। कलर में अपन फर्क नहीं महसूस कर पाता, देख नहीं पाते। तो ये क्या है, लिंग सहलग्न ए प्रभावी विकार है। ये विकार लाल और हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। आपको पता है शंकु और शला का 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है आंख में। तो यहाँ जो लाल और हरा रंग है,
वर्ण है उसके लिए संवेदनशील होता है शंकु, वहां जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या होती है, त्रुटि हो जाती है, और वो क्या है, वर्णांधता है। लिंग संलग्न है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाएगा। इससे क्या होगा, लाल और हरे वर्ण को विभेद नहीं कर पाता जो व्यक्ति है वो। ये विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीन में उत्परिवर्तन के कारण आता है। लगभग 8% पुरुषों और एकमात्र 0.4% नारियों में ये विकार पाया जाता है। तो ये तो डेटा है, सिंपल से याद रख सकते हो आप। इसका कारण है कि लाल हरी वर्णांतता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होना। एक्स क्रोमोसोम पर जो भी जीन है उसमें क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, और उत्परिवर्तन होगा तो फिर क्या होगा, जो आपके पास शंकु और शलाका जो है वहां पर प्रोटीन वगैरह भी बनाती है। कलर की बात करते हैं तो लाल और हरा जो कलर है उसके लिए भी संवेदी होते हैं, तो उसमें परिवर्तन हो जाए। अब वो अच्छे से विभेद नहीं कर पाए। ठीक है, नर की कोशिकाओं में क्या होता है, केवल एक एक्स होता है और जबकि मादा में दोनों एक्स होता है। तो किसी ऐसे जीन की कोई वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% होती है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन क्या होता है, ए प्रभावी होता है। आगे बात समझ, पुत्र के वर्णांध होने की संभावना कितनी है, 50%। क्यों, क्योंकि यहां से पुत्री भी तो बन सकती है, यहां से पुत्री भी बन सकती है और पुत्र भी यहां पर बन सकता है। 50-50% चांसेस है इनके। तो ये पहले भी डिस्कस किया था, तो यहां पर भी 50% चांस है। अतः एक विषम युग्मज जननी जो है, विषम युग्मज जो जननी है वो स्वयं क्या है, वर्णांध नहीं है। ये वाले कंडीशन में वर्णांध नहीं है। इसका अर्थ है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी एलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है। पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होती जब तक कि मां वाहक और पिता वर्णांध हो। वापस हुई कैसे, मां इस प्रकार की होनी चाहिए और पिता इस प्रकार का होना चाहिए, तभी क्या होगा, पुत्री यहां से वर्णांध हो सकती है। आ रही बात समझ में, दोनों हीमोफीलिया और वर्णांधता सेम ही केस है। अब उसके बाद में आता है सिक्कल सेल एनीमिया, जिसे अपन कहते हैं दांत कोशिका ए रक्तता। हंसियाकार हो जाता है जो आपके पास आरबीसी का शेप वगैरह, पहले डिस्क शेप होता है, उसके बाद में हंसियाकार हो जाता है। तो ये क्या है, ए लिंग क्रोमोसोम है। पहले वाले क्या थे, लिंग क्रोमोसोम थे, आपको ध्यान में रखना। ये ए लिंग क्रोमोसोम लग्न ए प्रभावी लक्षण है जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन के क्या हो, वाहक हो। क्या हो, वाहक हो। विषम युग्मज होने चाहिए। इस रोग का नियंत्रण एलील का एकल जोड़ा HbA और HbS करता है। Hb वैसे हीमोग्लोबिन को अपन बोलते हैं। तो जो जीन है, जीन के दो एलील होते हैं और यहाँ जो एलील है उसमें एक Hb और दूसरा HbS है। हीमोग्लोबिन वैसे एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है। रोग का लक्षण जो है 3 संभव जीनोटाइपों में से केवल HbS वाले समयुग्मजी में ही दिखता है, क्योंकि HbA हो सकता है, HbA हो सकता है, HbS हो सकता है और HbA हो सकता है, और तीसरा ये हो सकता है। तो इन तीनों केस में से रोग जो होगा वो केवल इसी वाले कंडीशन में होगा, बाकी दोनों में नहीं यहां पर होगा। ठीक है, विषम युग्मजी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रोग मुक्त होते हैं, परंतु वो क्या है, रोग के वाहक है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए HbA है और HbS है, इसका मैं क्रॉस करवाऊं वापस HbA और HbS से, तो यहाँ जो S और S है ये एक दूसरे के साथ में जब आ जाते हैं तो क्या होगा, रोगी तो हो ही जाएगा वहां पर। और इसका मतलब ये क्या है, ये वाहक है, खुद रोगी नहीं है लेकिन ये क्या है, वाहक है। और उत्परिवर्तन जीन के संतति में पहुंचने की 50% संभावना है। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना होता है। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, पूछा जा चुका है नीट में। ठीक है, चित्र भी एज इट इज बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, जो भी आप क्वेश्चन बैंक वाली बुक लेके आते हैं उसमें मिल जाएगा एज इट इज। तो होता क्या, हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, ग्लोबिन जो श्रृंखला उसमें दो होती है, वैसे अल्फा और बीटा की बात करते हैं मेनली। उसमें जो ग्लोबिन श्रृंखला उसकी छठी स्थिति पे क्या होता है, एक अमीनो अम्ल जो ग्लूटामिक, आगे आप पढ़ोगे कि जैसे AUG, 3 प्रकार के नाइट्रोजन उपचारक जब मिलते हैं तो वो एक अमीनो अम्ल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लो AUG है जो ग्लूटामिक के लिए, केवल मानना है, ठीक है, केवल मानना है, अगले चैप्टर में आप पढ़ो। और CUA मान लो आप, आपके पास क्या है, वेलिन के लिए है, मानना है केवल। तो अगर इसमें कुछ परिवर्तन अपन कर दे AU की जगह, तो वो हो सकता है कि वो आगे चलकर वेलिन में चला जाए। जैसे आपने इसके एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ जो प्रतिस्थापन अमीनो अम्ल का ये प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन के छठे गुण में क्या होता है, GAG होता है। क्या होता है, GAG, और वो क्या करता है, ग्लूटामिक अम्ल को करता है। लेकिन इस GAG की जगह GUG आ जाता है। अब A में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, A की जगह U आया है। A की जगह पर परिवर्तन हो रहा तो इसे अपन पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं।
तो GAG क्या कर रहा है आपके पास ग्लूटामिक अम्ल, और GUG क्या कर रहा है वेलिन कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, और वहां पर क्या होगा, पहले इस प्रकार की जो डिस्क शेप होती है, अब डिस्क शेप नहीं है, डिस्क शेप है, तो उसको क्या मिलता है, ऑक्सीजन बंधने के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन बंधने के लिए वहां पर स्पेस, सफिशिएंट स्पेस है। लेकिन अब ये हंसियाकार हो गई है सब, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ने के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं है। यार ये बात समझे। तो निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तन हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी का जो आकार है द्विअवतल या बिंब से बदलकर दांतराकार या हंसिए के आकार का हो जाता है। द्विअवतल वैसे इस प्रकार का, ठीक है, क्लियर है। चित्र में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये चित्र आपको लिखा है, सामान्य हीमोग्लोबिन ए चेन लिखी है यहाँ पर, और इसमें CTC है, ये GAG है, तो ये mRNA बना यहाँ से। mRNA में यहाँ पर परिवर्तन होगा, GAG है ये ग्लूटामिक के लिए छठे स्थान पर, ये हीमोग्लोबिन की जो पेप्टाइड चेन है। अब ये दांत कोशिका वाला आपको बता रखा है, ये GUG यहाँ पर आ गया, ठीक है, GUG यहाँ पर आ गया, परिवर्तन यहाँ पर आ गया, तो ये वेलिन बना लेगा यहाँ पर, जो क्या है प्रभावित। अब आपको ध्यान में ये रखना है इसके अंदर छोटी छोटी बातें, कि सबसे पहले मान लीजिए ग्लूटामिक के लिए आपसे पूछा जाए जीन में जो सीक्वेंस है वो कौन सा है, या DNA में जो सीक्वेंस है वो कौन सा है, तो आएगा CTC। ग्लूटामिक के लिए mRNA में जो सीक्वेंस है वो पूछा जाए तो आएगा GAG, क्योंकि इसका अपोजिट अपन को करना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए दांत कोशिका रक्तता वाली में CAC, आगे चलकर DNA का CAC आगे चलकर क्या बनाता है, वेलिन, उल्टा भी पूछ सकता है। mRNA का GUG क्या बनाता है, वेलिन, उल्टा भी पूछ सकता है। इस प्रकार से आप खुद से प्रश्न बनाओगे तो आसानी से क्लियर हो जाए। अब आता है फिनाइल कीटोन यूरिया। ये जन्मजात उपापचय त्रुटि भी अलिंगी क्रोमोसोम ए प्रभावी लक्षण की भांति ही वंशागति दर्शाती है। रोगी व्यक्ति में क्या है, अब ये ध्यान में रखना, बार बार नहीं बताऊंगा कौन सा लिंग क्रोमोसोम है, कौन सा एलिंग है, कौन सा प्रभावी और कौन सा ए प्रभावी है। एक चार्ट आप बना लीजिए एनसीईआरटी के साइड में, या अपने जो भी नोटबुक है उसके अंदर। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। इसको फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, इसको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, पहले भी बता रखी है और वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20 अमीनो अम्लों में से एक आता है फिनाइल एलेनिन। ये क्या करता है, अमीनो अम्लों को टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन जो है उसको टायरोसिन में बदलने के लिए एक एंजाइम यहाँ पर जरूरी होता है। लेकिन अगर ये इस एंजाइम में किसी प्रकार का चेंजेस कर दो, क्योंकि उपापचय त्रुटि है ये, तो ये फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होगा, और वो आपके पास क्या होगा, यूरिन के साथ में बाहर निकलेगा। तो टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एक एंजाइम की कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप फिनाइल एलानिन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल और अन्य व्युत्पन्न में बदलता है। इसकी वजह से मानसिक दुर्बलता आ जाती है, वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण ये मूत्र के साथ में भी क्या होता है, बाहर उत्सर्जित होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है थैलेसीमिया। यह भी क्या है, एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न ए प्रभावी जीन रक्त विकार है, जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य ए प्रभावी जीन के वाहक है। तो वाहक में वापस से वही आएगा, वाहक में वापस से वही आपके पास आएगा इस प्रकार से। यह विकार या तो उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के परिणाम स्वरूप होता है, तो अचानक परिवर्तन हो जाएगा, या आपके पास जो भी नाइट्रोजन क्षारक है उसमें कमी आ जाएगी, विलोपित वो हो जाएगी, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की एक श्रृंखला अल्फा और बीटा की संश्लेषण दर में क्या आ जाती है, कमी यहां पर आ जाती है। और हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही है क्या करता है, रक्त का एक महत्वपूर्ण कारक है। परिणाम तो क्या होता है, विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्ताल्पता या एनीमिया हो जाती है, जो इस रोग का अभिलक्षण है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। क्लासिफिकेशन इनका अलग अलग होता है, अल्फा हुई है बीटा हुई, उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे इसमें समझा भी रखा है यहाँ पर, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है। तो दो श्रृंखला है यहाँ पर, ग्लोबिन वगैरह ये क्या है, प्रोटीन ही है भाई साहब, जो जुड़े होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंद इनके अंदर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अल्फा वाले में अल्फा प्रभावित होगी और बीटा वाले में बीटा प्रभावित होगी। अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर दो सन्निकट लग्न जीन HbA1 और HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है। पास पास में ही होते हैं जो जीन 16वें क्रोमोसोम पर, ठीक है,
HB, ए फर्स्ट और सेकंड इसको नाम दे रहे हैं अपन। और ये चार, दो क्योंकि दो जीन है यहाँ पर, दो जीन है तो एलील कितने होंगे, चार होंगे। तो चार विकल्पी एलील में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के परिवर्तन अथवा विलोपन के कारण अभिलक्षित होता है। तो जो एलील है उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है चारों में से एक में भी, तब भी यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतने ही कम मात्रा में क्या होगा, अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा। जबकि बीटा थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 पर स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। वहां दो था, यहाँ एकल जीन है। तो ये रोग जो है एक अथवा दोनों जीनों के परिवर्तन के कारण होता है। थैलेसीमिया विकार दांत्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया रोग से इस रूप में भिन्न है कि पहले वाला रोग जो है परिमाणात्मक समस्या है, जबकि ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होता है। ठीक है, पहले वाले में क्या था, ग्लोबिन तो संश्लेषित होगा, वो सही होगा, लेकिन उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। जबकि दूसरे में क्या होता है, जो ग्लोबिन है वो विकृत होगा, संश्लेषित होगा लेकिन वो सही से संश्लेषित नहीं होगा। क्लियर है इतना सा। नेक्स्ट क्रोमोसोमीय विकार, इसको एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था तीनों को, फिर भी यहां पर अपन पढ़ लेते हैं। दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, पहले जीन की अपन ने बात कर ली थी, अब यहां पर बात कर रहे हैं एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति हो सकती है, अधिकता हो सकती है, या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमीय विकारों के कारण होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड की विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है, इसे असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी अपन कहते हैं। आ रही बात समझ में। कोशिका विभाजन के समय में जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड से क्रोमोसोम वगैरह आपको पता है बनता ही है, अगले चैप्टर में और डिटेल से अपन इससे पढ़ते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है क्या नहीं है। तो जब कोशिका विभाजित होती है तो ये तो चलो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टूटता है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, मतलब पहले इसकी क्या होती है, संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है एस फेज के अंदर की डीएनए की, तो ये टूटता है। तो मान लीजिए ये टूटा नहीं है, यहाँ पर टूटेगा नहीं तो क्या होगा, एज इट इज उसके अंदर चला जाएगा अगली कोशिका में। अभी ये 2n है मान लो, और ये n और n है, अगर ये नहीं टूटेगा, n और n का मतलब ये पुत्री कोशिकाओं में जाएगा, और नहीं टूटेगा तो 2n का 2n यहाँ पर रह गया एक तरह से, या जो भी गुणसूत्र है वो रह गया एज इट इज यहाँ पर। तो उसे अपन कहते हैं असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी। जैसे 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। टोटल अपने पास 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर होते हैं, इसमें से 21वें की अगर पुनरावृत्ति हो जाती है तो 46 प्लस 1 21वां, ठीक है, उसे अपन कह देंगे आपके पास कितना हो जाएगा, वो डाउन सिंड्रोम उसे अपन कह देंगे, और यहाँ पर 47 हो जाए। इसी प्रकार से एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। जैसे 44 प्लस एक्स एक्स होता है, अब यहाँ पर 44 प्लस एक्स 0 हो गया, एक्स नोट हो गया, तो ये 45 क्रोमोसोम यहाँ पर हो गया, और ये फीमेल में ही होता है, इसे अपन कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, इसे अपन कहते हैं बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। यह अवस्था प्राय पौधों में मिलती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, 22 तो अलिंग है और एक जो है लिंग सूत्र है यहाँ पर। कभी कभी विरले ही, ठीक है, व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, या कभी एक जोड़े क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इस स्थिति को क्रमशः द्वि अधिसूत्री, ज्यादा हो रहा है तो अधि हो गया टेट्राजोमी से अपन कहते हैं, कम हो गया तो द्वि न्यून सूत्री से अपन कहते हैं, नल जोमी से अपन कहते हैं। ऐसी स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति में गंभीर रोग हो जाता है। क्रोमोसोमी विकार का उदाहरण डाउन, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जो यहाँ पर आपको बता रखा है। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है, बता दिया पहले ही। तो सबसे पहले इसे खोजा गया था लैंगडम डाउन ने 1866 में खोजा था। रोगी व्यक्ति जो है छोटा कद का होता है, छोटे गोल सिर का होता है, जीभ में खांच होती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। चित्र में आपको बता रखा है यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला चित्र, लेकिन देखेंगे चौड़ा चट्टा चेहरा, पिछला भाग नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा तो मान लो। अनेक लूप बन जाते हैं उंगलियों में, हथेली की क्रीज है आपके पास, बड़ा झुर्रीदार जीभ नहीं दिख रहा फिर भी मान लो, जन्मजात हृदय रोग नहीं दिख रहा फिर भी मान लो, लेकिन ये सारे लक्षण है इसके। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा डाउन सिंड्रोम का अभिलक्षण नहीं है, और यहाँ 4 में से 3 ऑप्शन यहीं के मिल जाए चित्र में से, क्या पता। तो ये जो है पामकीज होती है, चौड़ी हथेली में अभिलक्षण पामकीज होती है। शारीरिक मन प्रेरक या साइको मोटर और मानसिक विकास क्या होता है इसके अंदर अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद में आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस आनुवांशिक विकार का जो कारण है वो एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है। जैसे 46 तो होता ही, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आएगा तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से कुप्रधान होता है। क्या होता है? कुप्रधान होता है। किंतु मादा लक्षण गायनेकोमेस्ट्री जिसे अपन कहते हैं, गायनिक शब्द यूज मिलता है मादा के लिए, मेस्ट्रीज जो है वो ब्रेस्ट के लिए अपन यूज मिलता है नॉर्मली, कि मादा के जैसे जो बड़े बड़े स्तन है वो नर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक्स ज्यादा आ गया। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बांझ यहां पर होते हैं। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर में याद आपको ये रखना 44 प्लस एक्स एक्स होता है, तो वो हो जाता है 44 प्लस एक्स नॉट या जीरो, एक्स टर्न इंटू जीरो, टर्नर हो गया, टर्नर टर्न इंटू जीरो या ओ। एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, 45 क्रोमोसोम होता है, ऐसी स्थिति में नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्प वर्धित होते हैं और द्वितीय लैंगिक लक्षणों का भी क्या होता है, अभाव यहाँ पर होता है। ये नारी ही बता रखी, इसमें नहीं देख सकते अपन बांझ है नहीं, यहाँ इसके अंदर गायनेकोमेस्ट्री अपन यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो विकार है, क्लियर है आपको? आनुवांशिक विकार जो बताए जा रहे हो यहां तक क्लियर हो गया हो? ठीक है, तो ये चैप्टर भी यहां पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। चैप्टर यहां पर होता है कंप्लीट। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा पूरी की पूरी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा एनसीईआरटी का। अगर डाउट बचता है तो करना क्या है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। डाउट की पिक्चर भेजनी, चाहे टेस्ट पेपर हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे नोट्स हो, तो इंस्टाग्राम पर इस नाम से मैं आपको मिलूंगा, वहां आप केवल इसी नाम से, ठीक है, सर्च कीजिए और अपने डाउट की पिक्चर मुझे भेजिए। डाउट 100% क्लियर कर दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।